हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े थे, डीएनए का स्ट्रक्चर। और तुम्हें याद होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। वन शुगर है जो पेंटोज शुगर है, और नाइट्रोजन बेस है जो एडेनिन वगैरह होगा, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और एक ग्रुप होगा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिल करके बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड होगा मोनोमर ऑफ डीएनए। इस तरह के न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमेराइजेशन से वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा, और जब एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा जो न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से होगा। दूसरा स्ट्रैंड हमेशा एंटी पैरेलल होगा। देखो ये शुगर का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर देखो इसका एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। 1 कार्बन पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस और 5 और 3 पर फॉस्फेट ग्रुप। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखो बढ़िया सा फिगर है डीएनए के स्ट्रैंड का, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। साइंटिस्ट का भी काम हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ चुके हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड पर एक कॉइल होगा, टर्न होगा, और 10 का जो डिस्टेंस होगा ये भी पढ़ चुके हैं। दोनों नाइट्रोजन बेस के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इसका डिस्टेंस 2 नैनोमीटर। एक चीज़ और है कि एडेनिन थायमीन से जब गिरेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा इसके कन्फिगरेशन के आधार पे, जबकि साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट बात है आज के पढ़ाई के लिए है वो है कि जब देखते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, इसका मतलब सीधा ये है कि अपनी कॉपी बना सकता है, एक स्ट्रैंड अपनी कॉपी बना सकता है और अपना इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले नाम याद कर लो फ्रांसिस क्रिक का। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डोगमा, एक टर्म दिया था सेंट्रल डोगमा, जिसका मतलब है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, और इंफॉर्मेशन expressed in the form of protein. So information flow from DNA goes to RNA and expressed in protein. ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल डोगमा कहलाएगा। ये कब फॉलो होगा? जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। लेकिन बहुत सारे वायरसेस ऐसा है, वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, नॉट डीएनए है। अब उसमें कैरेक्टर को एक्सप्रेस कैसे करेगा? प्रोटीन के द्वारा। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा टर्म वो कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ देखो दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ आरएनए से डीएनए बनेगा। पहले चूँकि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो जब ये वायरस अपने होस्ट में एंटर करेगा और रेप्लिकेशन करेगा या रिप्रोडक्शन करेगा, तो सबसे पहले आरएनए, वायरस का आरएनए डीएनए बनाएगा, एंड देन ये फॉलो करेगा सेंट्रल डोगमा का रूल। क्या रूल? डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सो ये आरएनए जो उसका जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, ये आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा। याद रखना, वायरस में जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, लेकिन वो आरएनए सबसे पहले बनाएगा डीएनए, एंड देन फिर डीएनए बनाएगा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और सो ऑन, और तब वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा। सोच के रखना ऐसा क्यों, ऐसा आरएनए क्यों नहीं डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, और क्वेश्चन का फिर सोल्यूशन।
नेक्स्ट टॉपिक आज की पढ़ाई का है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का पैकेजिंग। चूँकि डीएनए एक बहुत लंबा स्ट्रैंड है, बहुत ही लंबा। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड स्टेज में सारे क्रोमोसोम के डीएनए को जोड़ दिया जाए तो होता है 2.2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर बहुत ही बड़ा सा लेंथ है। और हमारा न्यूक्लियस खुद भी बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि ये डीएनए एंटर फेज में या रेस्टिंग स्टेज में कैसे रहता है, क्वाइल्ड होकर रहता। एंड द क्वाइलिंग ऑफ डीएनए ही कहलाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कैसे ये क्वाइल्ड होकर छोटा होकर रहता है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसे रहता। प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एस्चेरिकिया कोलाई का, ई कोलाई का, जिसका डीएनए के लेंथ है 1.36 मिलीमीटर। ये इतना है इसका डीएनए का लेंथ। ह्यूमन डीएनए से बहुत छोटा है, बट ई कोलाई खुद ही बहुत छोटा है। दूसरी बात है कि ई कोलाई में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका डीएनए कहाँ पर होगा? क्या इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करता रहेगा? नो, इसका डीएनए भी एक फिक्स्ड जगह पे अटैच्ड होगा। फिक्स्ड जगह पे ये अटैच रहेगा, इसका पोजीशन फिक्स्ड होगा। और जहाँ पर ये डीएनए फिक्स्ड होगा उसको, उस जगह को हम लोग यहाँ पे स्पेशल नाम देंगे, कहलाएगा न्यूक्लियोइड। देखो ये टर्म है न्यूक्लियोइड। यहाँ पर ये डीएनए फिक्स्ड रहेगा। यहीं पर क्यों फिक्स्ड रहेगा? क्योंकि इस जगह पे जो प्रोटीन है, साइटोप्लाज्म का प्रोटीन है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और हम लोग सब जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो ये यहाँ पर और भी कई केमिकल्स हेल्प करता है यहाँ पर इसके पोजीशन को फिक्स करने के लिए। सो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ना होने पर भी एक खास पोजीशन में फिक्स्ड होता, और उस पोजीशन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट देखो, यूकैरियोट्स में क्या होगा? यूकैरियोट्स में डीएनए जो काफ़ी लंबा है, न्यूक्लियस के अंदर इसको रखना है, तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस को छोटा करके रखने में मदद करने वाला प्रोटीन है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। हिस्टोन प्रोटीन ये छोटे छोटे 8 प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसमें जो चार्जेस है, ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है इसके खास एमिनो एसिड्स के कारण। 2 नाम तुम्हें याद करना है, एक लाइजीन और दूसरा आर्जिनिन। ये दोनों एक ऐसा प्रोटीन है जो पॉजिटिव चार्ज देता है, बेसिक एमिनो एसिड है, ये देता है चार्ज पॉजिटिव। हिस्टोन इसी एमिनो एसिड से बना होता है, खास करके जिसका इसका आउटर सरफेस। हिस्टोन्स और ऑर्गेनाइज होता है इस तरह का, जैसे 8 मॉलिक्यूल्स मिल करके ये कंपाउंड बनाता, और ये 8 मॉलिक्यूल्स कहलाता है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर में जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन इसको मिलकर बनाया हुआ है, उसका हम नाम बता रहे हैं। इसमें देखो, पेयर ऑफ H2A प्रोटीन, पेयर ऑफ H2B, H3 एंड H4। ये 2, 2, 2 और 2, ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन का बना हुआ होता है हिस्टोन। सो हिस्टोन को हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा हिस्टोन से जुड़ा हुआ होता है एक लिंकर, एक छोटा सा लिंकर डीएनए का पोर्शन जो दूसरे हिस्टोन को जोड़ेगा, और एक और ख़ास तरह का प्रोटीन है, तुम्हारे बुक में इसका दिया हुआ है, सो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ये है H1 हिस्टोन। ये ऑक्टोमर किस किस प्रोटीन का बना हुआ है? ये बना हुआ है H2A पेयर में, H2B ये भी पेयर है, H3 और H4 ये 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन पेयर बनाता है इस ऑक्टामर को। इससे जुड़ा हुआ है H1 हिस्टोन। ये H1 हिस्टोन जो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। अब ये हिस्टोन क्या चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? हिस्टोन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डीएनए के कॉइलिंग में, डीएनए के पैकेजिंग में मदद करेगा। हमारा 2.2 मीटर डीएनए जो 6.6 10⁹ नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ये इसमें रैप करेगा। एक हिस्टोन में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स राउंड करता। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ये पिंक कलर का डीएनए का ये है स्ट्रैंड, जिसमें है 200 बेस पेयर। ये एक हिस्टोन को राउंड किया, फिर ये दूसरे हिस्टोन को राउंड करेगा। हिस्टोन प्लस डीएनए का ये टुकड़ा जो 200 बेस पेयर का बना हुआ है, ये कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। सो पैकेजिंग का सबसे पहला स्ट्रैंड बनेगा न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम बना। ये डीएनए का लिंकर है, लिंकर डीएनए जिसमें 54 बेस पेयर होता। 54 बेस पेयर यहाँ से फिर क्या करेगा, ये दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ेगा, तीसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ेगा, और इस तरह से ये बनाएगा। अब तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना न्यूक्लियोसोम हमारे इस पैकेजिंग में होगा। अगर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, लिंकर में 54 बेस पेयर, लिंकर में 54 बेस पेयर प्लस कितना होना चाहिए, 6.6 10⁹ नाइट्रोजन बेस या बेस पेयर। तो कैलकुलेट कर देंगे कितना न्यूक्लियोसोम निकलेगा। इसको इससे दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना न्यूक्लियोसोम हमारे में है। अब ये न्यूक्लियोसोम पे डीएनए करता गया रैपिंग, तो क्या बनाया, एक बनाया क्रोमैटिन। देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, ये है न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम इस तरह का इतना सारा न्यूक्लियोसोम मिल करके बनाया क्रोमैटिन। ये बना क्रोमैटिन। तो व्हाट इज़ क्रोमैटिन? क्रोमैटिन हम लोग कहेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बीड्स धागे में मोती लगा हुआ स्ट्रक्चर क्रोमैटिन है। और बीड्स क्या है, न्यूक्लियोसोम है। स्ट्रिंग क्या है, लिंकर डीएनए है। ये इस तरह से क्रोमैटिन का नमूना तैयार हो गया। अब देखो जब क्रोमैटिन बन गया, देखो एक फिगर यहाँ पे क्रोमैटिन का एक फिगर है। क्रोमैटिन इस तरह से न्यूक्लियोसोम से रैप होता हुआ बनाएगा। यहाँ पे रैपिंग है डीएनए का, क्रोमैटिन बन गया। फर्दर क्रोमैटिन के बनने के बाद भी ये कॉइलिंग होना बंद नहीं होता, कॉइलिंग होता चला जाएगा और कॉइलिंग होगा और कॉइलिंग होगा, बहुत सारा डीप गहरा कॉइलिंग होगा। जब फर्दर और कॉइलिंग होगा, जैसे ये डीएनए का ये हो गया, फिर ये इस तरह से कॉइलिंग, फिर ये इस तरह से कॉइलिंग, सब में है न्यूक्लियोसोम।
तो कहीं कहीं पर देखते हैं कॉइलिंग बहुत घना होता है, कहीं कहीं पर कॉइलिंग हल्का होता है। तो जहाँ पर घना कॉइलिंग है ये कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन, और जहाँ पर लूजली अरेंज्ड है उसको कहेंगे यूक्रोमेटिन। जब हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन बनना होगा तो और भी प्रोटीन मदद करेगा। कौन प्रोटीन मदद करेगा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन मदद करेगा। तो दो तरह का क्रोमेटिन बन जाएगा, एक जहाँ घना है और दूसरा जहाँ पे लूजली अरेंज्ड है। जो लूजली पैक्ड डीएनए का पार्ट है वो कहलाएगा यूक्रोमेटिन। यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा प्रोटीन बनने का। और हेटेरोक्रोमेटिन ये टफ है, हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कॉइल्ड है और ये एक्टिव नहीं होता। ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है। यहाँ तक पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके।